एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वसूली मामले में महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी की 12 घंटों तक चली पूछताछ के दौरान देशमुख ने कोई तशफी बख्श जवाब नहीं दिया। आज अनिल देशमुख को अदालत में पेश किया जाएगा। ख्याल रहे कि मार्च में परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के ओहदे से हटाकर होमगार्ड का डीजी मुकर्रर किया गया, जिसके बाद परमबीर सिंह का वो खत सामने आया जो उन्होंने वजीर आला उद्धव ठाकरे के नाम लिखा था। इस खत में दावा किया गया था कि अनिल देशमुख ने वजीर के ओहदे पर रहते हुए सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। इसके साथ साथ अनिल देशमुख पर पुलिस अफसरों के तबादले के एवज में पैसे लेने का इल्जाम भी परमबीर ने लगाया था। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया का कहना है कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद वजीर आला उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बेचैनी बढ़ गई है। अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया। 100 करोड़ से अधिक के नॉन ट्रांसपेरेंट घोटाले के ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कैश ट्रेल। अब टेंशन उद्धव ठाकरे और शरद पवार का बढ़ेगा कि 100 करोड़ की प्रति माह जो वसूली आती थी, शरद पवार के पास कितने जाते थे और ठाकरे जी के पास। अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का नंबर लगेगा। मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ईडी की कार्रवाई लगातार जारी थी और अब अनिल देशमुख की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसके पीछे मुख्य वजह ये बताई जा रही है कि पिछले 2 महीने से लगातार अनिल देशमुख किसी के संपर्क में नहीं थे और नॉट रीचेबल होने की वजह से उनके खिलाफ जो कार्रवाई की प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं और तेज हो रही थी। कल जब अनिल देशमुख खुद ईडी दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है। हालांकि 5 बार ईडी ने समन किया था अनिल देशमुख को पेश होने के लिए, लेकिन एक बार भी पेश नहीं हुए। उन्होंने हवाला दिया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका चल रही है, जो इन समन को खारिज करने की याचिका उन्होंने की थी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो समन जारी होने के बाद भी जो है ईडी के सामने पेश नहीं होते थे। बहरहाल 13 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज सवेरे 10 से 11 के बीच का समय तय किया गया है, जब उनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद उन्हें मुंबई के ईडी स्पेशल कोर्ट में जो है उन्हें पेश किया जाएगा। जानकारी ये मिल रही है कि ईडी सबसे पहले अनिल देशमुख की 7 दिनों की कस्टडी की मांग करेगी और आगे की जो जांच है वो देखा जाएगा कि इसमें और कौन कौन से लोगों के नाम आते हैं। क्योंकि देखिए, अब मैं आपको बताऊं, इससे पहले ईडी ने अनिल देशमुख के पर्सनल असिस्टेंट और पीएस को भी जो है, सेक्रेटरी को भी जो है गिरफ्तार कर चुकी है और आने वाले दिनों में, हालांकि 2 बार इनके अनिल देशमुख की पत्नी और बेटे को भी तलब किया गया था पूछताछ के लिए, वो भी अभी तक हाजिर नहीं हुए थे। तो बहरहाल जब आज अदालत में पेश किया जाएगा अनिल देशमुख को, तो देखना होगा कि रिमांड कॉपी में क्या कुछ बातें रखती हैं ईडी और 7 दिनों की जो मांग करेंगी पुलिस कस्टडी की, तो क्या आगे चल करके उन्हें कस्टडी मिलती है, किस तरह की कार्रवाई होगी, सभी की नज़र अब ईडी की अदालत पर रहेगी। बिल्कुल, तो इस पर देखना ये होगा कि उनकी रिमांड मिलती है नहीं। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत पांडे, बयान भी सामने आ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बेचैनी भी बढ़ गई है। तो क्या इस मामले को लेकर पार्टी की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए, बहरहाल अभी तक एनसीपी की तरफ से किसी भी प्रकार का बयान जो है जारी नहीं किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात बताई जा रही है क्योंकि महाविकास आघाड़ी का बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, बड़ा औहदा अनिल देशमुख का था और जिस तरह से 100 करोड़ के वसूली का आरोप लगना, तभी से उनके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी और वही वजह है कि इन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, फिर उसके बाद पूछताछ और इन कार्रवाइयों को झेलना पड़ा है। बहरहाल अब सबसे बड़ी खबर यही है कि 10 से 11 बजे के बीच अनिल देशमुख का जो है मेडिकल कराया जाएगा ईडी अधिकारियों की तरफ से और बाद में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। और जिस तरह से मैंने कहा कि एक बार जब रिमांड कॉपी अदालत में रखी जाएगी, क्योंकि जानकारी ये मिल रही कि 13 घंटों तक जो भी सवाल ईडी की तरफ से पूछे गए थे, तो उस पर अनिल देशमुख का सिर्फ यही कहना था
कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सारे झूठे हैं। उनके जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं थी। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। आगे की कार्रवाई ईडी अधिकारी करेंगे। बिल्कुल, तो 13 घंटों की पूछताछ की गई और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से तशफी बख्श जवाब ईडी को नहीं मिले और अब उनकी पेशी होनी है, उनको पेश किया जाएगा। आगे क्या कुछ रहता है इस पर हमारी खास नजर बनी रहेगी। प्रशांत, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। और अब सीधा रुख करेंगे महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आइए देखते हैं। 14 जनवरी के दिन जब मेरे दामाद के घर पे छापामारी कथित कही गई, तब मीडिया बड़े जोर और शोर से रिपोर्टिंग कर रहा था कि नवाब मलिक के दामाद के घर पे छापेमारी है और बड़े पैमाने पे ड्रग मिला। हमें लगता है मीडिया के साथियों को भी गुमराह किया गया और मैं पंचनामा दे देता हूं कि किसी भी प्रकार की रिकवरी हमारे दामाद के घर से नहीं हुई। क्या देवेंद्र जी आप माफ़ी मांगेंगे? देवेंद्र जी, आपने कहा कि चार्जशीट को कमज़ोर करने के लिए नवाब मलिक वानखेड़े पर हमला कर रहा है। आप वकील हैं, वकालत की सनद आपके पास है। आपकी जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं। एनडीपीएस एक्ट में 6 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल करनी होती है और सजलानी और समीर खान वाले मामले में ऑलरेडी चार्जशीट फाइल है। तो ये आपका आरोप कि मैं केस को कमज़ोर करने के लिए आरोप लगा रहा हूँ, क्या इसके लिए आप माफ़ी मांगेंगे? देवेंद्र जी, आपने कहा कि नवाब मलिक को इससे पहले मंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। हाँ, मैंने इस्तीफ़ा दिया था। उस पर सावंत कमीशन बैठा था। कमीशन की रिपोर्ट आई, विधानसभा में चर्चा हुई और उस विधानसभा की चर्चा में मैंने कहा कि एक बार नहीं 100 बार मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूं, अगर जनता के हित में कोई इस्तीफ़ा देना पड़े तो। मुझ पे आरोप लगाए गए कि माहिम स्थित जरीवाला चाल में भ्रष्टाचार हुआ है और कमीशन बैठाया गया, लोक आयुक्त की जांच बैठाई गई। मुझ पे आरोप ये लगाया गया कि नवाब मलिक ने कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई किया है, कंटेम किया है, कोर्ट के आदेश का अवहेलना की है। कोई पैसे खाने का या कोई करप्शन के चार्जेस नहीं थे, डिफाइंग ऑफ कोर्ट ऑर्डर के चार्जेस थे। जो लैंड एक्विजिशन हुआ था वो गलत तरीके से था। हमने स्टे दिया था और ये कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट के आदेश का अवमान नवाब मलिक ने किया है। थे महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक, जो अपने और महाराष्ट्र के साबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस के दरमियान जारी रशाकशी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा और 29 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नतायज का ऐलान आज होगा। वोटों की गिनती शुरू हो गई है और इब्तिदाई रुझानात भी आने लगे हैं। आसाम की 5, मगरबी बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की 2-2, जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें राय दहिंदगान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दादरा नगर हवेली, मध्य प्रदेश के खंडवा और हिमाचल प्रदेश के मंडी में लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात हुए। इन तीनों सीटों पर सिटिंग अरकान पार्लियामान की मौत के सबब ज़िमनी चुनाव की जरूरत पड़ी थी। आज ज़िमनी इंतखाबात के नतायज का ऐलान हो जाएगा। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। हालांकि अगर हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से हम बात करें, इस पर खास नज़र है। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय तिवारी, हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे। संजय तिवारी, हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात के नतायज काफ़ी अहम हो जाते हैं क्योंकि बहुत दिलचस्प इस सीट पर मुकाबला रहने वाला है, सह रुकनी मुकाबला है। हालांकि बीजेपी और टीआरएस में आमने सामने की टक्कर ज़्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल सभा, ये जो हुजूराबाद सीट है वो करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में आती है तेलंगाना के, और यहाँ पर जो है
हुजूराबाद में जो इलेक्शन के बाद आज काउंटिंग हो रही है। जी। इस समय मैं करीमनगर के एसआरआर कॉलेज में मौजूद हूँ और जहाँ पर ये आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पूरा सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और जो है वो काउंटिंग का प्रोसेस चालू हो गया है। अभी इस वक्त जो है पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है, जैसा कि 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होनी थी और अभी वो चल रही है। चूँकि वो मैनुअली हो रही है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद से ईवीएम की वोटों की गिनती शुरू होगी। 22 राउंड होने हैं, ईवीएम 22 राउंड का काउंटिंग होनी है और उसके बाद जो है वो परिणाम की घोषणा की जाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि 11 बजे तक तस्वीर जो है वो कुछ साफ हो जाएगी कि किस तरह से जो है इसके नतीजे आएंगे। अब ये हुजूराबाद का जो इलेक्शन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं उनकी साख उनकी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पे लगी हुई है, क्योंकि जो बीजेपी का जो उम्मीदवार हैं इटेला राजेंद्र, वो पहले कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे तेलंगाना सरकार में और टीआरएस के 4 बार के एमएलए थे। लेकिन उनसे चूंकि कुछ उनको कैबिनेट से बाहर कर दिया गया और इस बात से वो काफ़ी खफा हुए। उन्होंने जो है वो टीआरएस से इस्तीफ़ा दिया, इसके अलावा असेंबली सीट से इस्तीफा दिया। इसी वजह से यहाँ पे जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। अब इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि अगर बीजेपी इस सीट को जीत जाती है तो माफ़ कीजिएगा, जैसे ही कहा गया था जीएचएमसी इलेक्शन में जब बीजेपी ने 4 से सीधे 48 सीटें जीती थी तो ये कहा जा रहा था कि वो चूँकि एक शहर है, शहर में जो है वो बीजेपी का जो दमखम दिख सकता है, लेकिन देहात इलाके में जो रूरल एरिया हैं वहाँ उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर हुजूराबाद सीट पर बीजेपी अगर जीतती है तो इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट जाएगा पूरे तेलंगाना की पॉलिटिक्स पर और वो उसको लेकर इसी वजह से जो है मुख्यमंत्री और बीजेपी दोनों ने पूरी अपनी ताकत झोंकी हुई है। 11 बजे तक माना जा रहा है कि कुछ तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है जो पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी, अगर टीआरएस का कैंडिडेट जीत जाता है तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री मजबूत होकर और सामने आएंगे। कहीं ना कहीं अपनी जमीन बनाने की कोशिश तो कर ही रही है तेलंगाना में, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया है कि चंद्रशेखर की साख का मामला है, उधर दूसरी तरफ इटाला राजेंद्र की साख का भी मामला है। हालांकि कैंपेनिंग के दौरान हमने देखा था कि चंद्रशेखर उस तरीके से अपने नुमाइंदे की कैंपेनिंग करने में सामने नहीं आए, तो क्या इसका असर दिख सकता है आज नताइज के ऐलान में? दरअसल जो मुख्यमंत्री को ही नहीं बाकी भी जो जितने भी, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बाहर के जो लीडर्स हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसी वजह से बीजेपी की तरफ से कोई भी सेंट्रल लीडरशिप का कोई नेता जो तेलंगाना के बाहर का है वो यहाँ चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया। जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आए। तो इसी तरह से केसीआर को जो मुख्यमंत्री है उनको भी यहाँ पर चुनाव प्रचार की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन चूँकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दलित बंधु नाम की एक योजना लागू की जिसमें 10 लाख रुपए तक का माफ़ कीजिएगा। चलिए, तो संजय आप हमारे साथ बने रहिए। हम दूसरे कर्नाटक का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूरू जुड़ गए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कर्नाटक में 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। आपको हम बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की एक सीटों पर वोटिंग हो गई है। तो हमारे नुमाइंदे ने हैदराबाद से जिस तरीके से बताया हमें कि वोटों की गिनती शुरू हो गई है, हालांकि सह रुकनी मुकाबला है, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन अपनी साख को बचा पाता है, क्योंकि एक तरफ टीआरएस, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों ही इसी मामले में काफी बढ़ चढ़कर सामने आ रहे थे। और बहुत दिलचस्प ये ज़िमनी इंतखाबात है क्योंकि इसमें कई ऐसी वजहात शामिल हैं। इटाला राजेंद्र जो एक अहम लीडर हैं, उन्होंने टीआरएस छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की और अब बीजेपी की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। संजय तिवारी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजय तिवारी, बताइएगा क्या और कुछ इसमें नताइज में देखने को मिल सकता है इटाला राजेंद्र की जो साख है उसको लेकर? शमा, ये बात समझनी होगी कि इटेला राजेंद्र जो हैं वो जब टीआरएस से छोड़ के बीजेपी में आए तो जाहिर तौर पे अब बीजेपी के लिए ये प्लस पॉइंट है कि उनकी जो 4 बार का एमएलए है पहले से, और वो अब पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है।
इटेला राजेंद्र से ज़्यादा बीजेपी की साख और बीजेपी का भविष्य यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव से तय होने वाला है। जी। और उस दक्षिण की तरफ को जो पार्टी बढ़ना चाहती है, दक्षिण का द्वार माना जाता है तेलंगाना को, तो दक्षिण की तरफ जो पार्टी का अपना प्रभाव और जो अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है, उसके लिहाज से चूंकि तेलंगाना में अगर उसका प्रभुत्व बढ़ता है तो जाहिर तौर पे इसका असर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में भी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एक से एक दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, उसके ये माना जा रहा था कि वो शहरी इलाका है, लेकिन अब हुजूराबाद एक देहात इलाका है और यहाँ से अगर पार्टी जीतती है तो ज़रूर जाहिर तौर पर उनका जो है वो मोराल कहीं ना कहीं बहुत ऊपर जाएगा। और ख़ास करके जो दूसरी पार्टी हैं, कांग्रेस है या टीआरएस है, उसमें ऐसे असंतुष्ट लोग जिनको पार्टी में वो तवज्जो नहीं मिली, वो अब अपना भविष्य बीजेपी की तरफ भी देख सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से, इसीलिए इस सीट के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। मुख्यमंत्री जो के चंद्रशेखर राव हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था कि दलित बंधु एक योजना उन्होंने लागू की यहाँ पर, जिसमें दलितों के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की। ये देश की सबसे बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जाहिर तौर पे इससे दलितों को फ़ायदा होता है, लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा था कि ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए लागू की गई थी और उस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने रोक भी लगा दी थी। अभी फ़िलहाल अकाउंट में पैसा लोगों के ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, लेकिन ये इस तरह से जो सोशल इंजीनियरिंग करके मुख्यमंत्री ने, जो टीआरएस पार्टी ने अपना यहाँ पर एज बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वाकई में क्या वो जनता के मन में उसका प्रभाव डाल पाए हैं? क्या वाकई में जनता को ये लग रहा है कि जो विकास का जो एजेंडा जो लेकर मुख्यमंत्री चल रहे हैं वो वाकई में हुजूराबाद के लिए कहीं ना कहीं कारगर रहेगा? ये सवाल जो है वो लोगों ने क्या उस बात पर मंथन किया और क्या निर्णय दिया, वो अभी कुछ देर में साफ होने वाला है। जी शमा। बिल्कुल, तो क्या इसमें नतायज सामने आएंगे? और कि दिलचस्प मुकाबला बिल्कुल ये है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के जो लीडर हैं और दोनों ही पार्टी को अपनी साख बचानी है। हालांकि पार्टी इसमें अहम रहती है या फिर जो एक पर्टिकुलर लीडर है उनका दबदबा इसमें सामने को देखने को मिल सकता है। नतायज पर हमारी नजर बनी रहेगी। संजय तिवारी, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। बात के नतायज के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक की 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। दूसरे राउंड की वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई है। संदगी में बीजेपी उम्मीदवार रमेश आगे चल रहे हैं। हांगल में कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास आगे माने जा रहे हैं। पहले मरहले में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार को सबकत हासिल है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त जुड़ गए हैं। रऊफ, क्या लग रहा है, किसको मिल सकती है इन सीटों पर जीत? जी देखिए, जिंदगी में बीजेपी के उम्मीदवार 4000 से जायद वोटों से आगे हैं, जबकि हांगल में मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है। यहाँ सिर्फ 190 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार श्रीनिवास माने आगे हैं। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि 2 ज़िमनी इंतखाबात में एक मकाम पर बीजेपी और दूसरे मकाम पर कांग्रेस को सबकत हासिल है, जबकि जेडीएस के दोनों मुस्लिम उम्मीदवार तीसरे नंबर पर इन दोनों असेंबली हलकों में दिखाई दे रहे हैं। तो लिहाजा हम ये इंतखाबात इसलिए भी अहम हैं कि ये 1.5 साल के बाद, तकरीबन 1.5 साल के बाद यहाँ पर असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं। तो इस लिहाज से इस ज़िमनी इंतखाब को काफी अहम समझा जा रहा है तीनों सियासी पार्टियों के लिए, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के लिए। चूंकि ये इंतखाबात इसलिए रोनुमा हुए कि यहाँ के जो मौजूदा एमएलए थे उनके इंतकाल की वजह से यहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, बड़ी आजमाइश नए वजीर आला बसवराज बोमई के लिए है। हांगल में बीजेपी के उम्मीदवार का पीछे रहना कहीं न कहीं वजीर आला बसवराज बोमई के लिए एक टेंशन का बाइस बन सकता है, क्योंकि वजीर आला बसवराज बोमई उसी मकाम से आते हैं, यानी हावेरी जिले से आते हैं, जहां पर यह मकाम हांगल का जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। तो नए वजीर आला के लिए कहीं न कहीं एक परेशानी की बात जरूर है। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए भी अभी
कुछ वाज़ह तस्वीर नहीं है कि क्या होगा। कुछ ही देर में तस्वीर वाज़ह हो जाएगी कि किसके हक में जो है वोटर्स फैसला लेंगे। बिल्कुल, तो वोटों की गिनती का अमल जारी है। दूसरे राउंड की वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। कर्नाटक में 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे और जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि सिंदगी में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, तो वहीं हांगल में कांग्रेस के उम्मीदवार श्रीनिवास आगे चल रहे हैं। पहले मरहले में अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को सबकत मिली है। हालांकि अभी कई राउंड की वोटिंग बाकी है, इसमें देखना होगा कि क्या कुछ इसमें चेंजेस आते हैं। रऊफ, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।